Hello everyone, welcome to my channel मैकेनिकल इंजीनियरिंग इंसाइट्स। जनरल साइंस रेलवे ओरिएंटेड जो हम लोग कर रहे थे उसका आज होगा क्लास नंबर 23। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के ऊपर एंड केमिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर एंड ये हम लोग का सेकेंड लास्ट चैप्टर होगा जो कि है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो अगर 30 मार्क्स का कोई रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम पकड़ लीजिए, जेई हो गया, एनटीपीसी, एएलपी, कोई भी एग्ज़ाम होगा उसका 30 मार्क्स का अगर साइंस का क्वेश्चन आएगा ना तो उसमें से 2 से 3 क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो ये चैप्टर अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको अच्छे से करना होगा। और आपको पता है कि क्लास 1 चैप्टर टाइप हो रहा है, मतलब आज की क्लास में जैसे हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को करेंगे। ठीक है, पूरा थ्योरी वाला सेक्शन देखेंगे, उसके साथ पीवाईक्यूज एंड एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे साथ के साथ। ठीक है, और रेलवे का जो भी वन डे एग्जाम है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टोटल कंटेंट जो भी होगा एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा। ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा। और बाकी पिछले वाला जो भी केमिस्ट्री का लेक्चर है, अगर वो किसी ने मिस किया है कोई भी लेक्चर तो यूट्यूब में प्लेलिस्ट में है, तो आप देख सकते हो। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना पीडीएफ्स एंड अपडेट्स के लिए। ठीक है, अच्छा सिलेबस के ऊपर बात करेंगे तो सिलेबस में एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो सिलेबस में कितना कुछ हम लोगों ने कवर कर लिया। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि मैटर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, उसके बाद एटम एंड मॉलिक्यूल्स, एसिड बेस एंड सॉल्ट, केमिकल रिएक्शन, केमिकल बॉन्डिंग, मेटल नॉन मेटल, देन क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट जिसमें पीरियोडिक टेबल वगैरह हम लोगों ने देखा था। और आज करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आप लोग देख सकते हैं कि 7 लेक्चर ऑलरेडी कम्प्लीटेड हो गया है पूरे अच्छे से। आज करेंगे 8वां लेक्चर और उसके बाद एक फाइनल लेक्चर बाकी रहेगा केमिस्ट्री का, जो कि होगा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, डेली लाइफ केमिस्ट्री जो भी बोल सकते हो आप। तो ये छोटा सा चैप्टर करेंगे, पूरा केमिस्ट्री का जो भी सेक्शन है पूरा ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो आज के चैप्टर के ऊपर आते हैं जो कि हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और कहीं कहीं पर ये चैप्टर कार्बन एंड इट्स कॉम्पाउंड नाम से भी दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर थे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसको बोलेंगे हम? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज बेसिकली स्टडी ऑफ कार्बन कॉन्टेनिंग कॉम्पाउंड। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है? स्टडी ऑफ कार्बन कॉन्टेनिंग कॉम्पाउंड्स। तो जो जो कॉम्पाउंड्स में कार्बन कंटेन होगा उस कॉम्पाउंड्स के ऊपर हम स्टडी करेंगे। ठीक है, बाकी उसके ऊपर फंक्शंस के बारे में देखेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखेंगे, क्लासिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे। तो ये पूरा सारा कुछ मिला के क्या होगा? हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनेगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग हर एक चीज़ के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, कौन सा कार्बन कॉम्पाउंड्स क्या बनाता है, क्या किसका क्या फंक्शंस वगैरह है, हर एक के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो बेसिक जनरल एक कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं ऑर्गेनिक कॉम्पाउंड्स जो भी होता है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक जो कॉम्पाउंड होता है, ऑर्गेनिक कॉम्पाउंड्स में जिसमें कार्बन कॉन्टेनिंग होता है मेनली। ठीक है, इसको ही हम प्राइमरीली ऑर्गेनिक कॉम्पाउंड बोलते हैं। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पहले देख लेते हैं क्या क्या होता है। जैसे कि दे आर मोस्ट इनसॉल्युबल इन वाटर, मतलब जल में जो ये कार्बन कॉम्पाउंड है ये जल में नहीं घुलता। ठीक है, बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड ये जो भी इनऑर्गेनिक जो भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है, जैसे कि हम लोग का हो गया ईथर हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया। तो इन सारे जो भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है इसमें घुल सकता है, लेकिन वाटर में ये नहीं घुलेगा। ठीक, एक कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। उसके बाद दे आर हाईली इनफ्लेमेबल इन नेचर। ठीक है, ये क्या होता है? इनफ्लेमेबल होता है। ठीक है, इजीली नहीं जल सकता। ठीक है, उसके बाद ऑर्गेनिक कॉम्पाउंड्स आर लेस रिएक्टिव कंपेयर टू इनऑर्गेनिक कॉम्पाउंड्स, हेंस दे रिएक्शन इन्वॉल्विंग ऑर्गेनिक कॉम्पाउंड्स प्रोसीड टू स्लोअर रेट। ठीक है, जो भी ऑर्गेनिक कॉम्पाउंड्स होता है इसका जो रिएक्शन प्रोसेस होता है ना, ये इनऑर्गेनिक कॉम्पाउंड्स के मुकाबले बहुत कम होता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो होता है, जो रिएक्शन प्रोसेस जो इन्वॉल्व होता है ये बहुत स्लोअर होता है इन ऑर्गेनिक कॉम्पाउंड। ये 3 मेन जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इसके बारे में हम लोगों ने बात कर लिया। उसके बाद बॉन्डिंग के ऊपर आते हैं। ठीक है, इसके बाद हम कार्बन के ऊपर देखेंगे कि कार्बन क्या होता है, कार्बन का जो भी बॉन्डिंग वगैरह होता है इसके बारे में देखेंगे। तो मेन कार्बन ऑर्गेनिक कॉम्पाउंड होता है उसका मेन जो कॉम्पोनेंट होता है तो कार्बन होता है। तो कार्बन का अच्छे से देखना पड़ेगा हमको। तो कार्बन का जो बॉन्डिंग है इसके ऊपर बात करेंगे तो इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन। कार्बन का जो भी एटॉमिक नंबर होता है लास्ट सेल में जो भी एटॉमिक नंबर क्या होता है 4 होता है।
तो क्या होता है, कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन होता है, तो कार्बन क्या कर सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है या 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता है। तो क्या होगा, ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा या लास्ट सेल में अपना 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करेगा यानी स्टेबल कंडीशन में चला जाएगा। तो क्या बोल रहा है, इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग 4C, जो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करके कैटायन हो जाएगा, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन गेन करके एनायन हो जाएगा, ठीक है, ये एनायन हो जाएगा और क्या हो जाएगा, C4- हो जाएगा। बट इट कुड बी डिफिकल्ट फॉर न्यूक्लियस विथ 6 प्रोटॉन टू होल्ड ऑन एंड 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो कोई भी प्रोटॉन होगा ये 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करना बहुत मुश्किल होगा। सो इट कुड लूज 4 इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग C4+ कैटायन, ये 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ के कैटायन भी बन सकता है, ठीक है, C4+, बट इट रिक्वायर्स ए लार्जर अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो कार्बन का दो चीज़ हो सकता है, एक तो 4 इलेक्ट्रॉन वो छोड़ सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन वो गेन कर सकता है, 2 कंडीशन हो सकता है। तो लेकिन इसमें क्या बोल रहा है कि 4 इलेक्ट्रॉन अगर छोड़ेगा, ठीक है, इस कंडीशन में ये जो प्रोटॉन है, 6 प्रोटॉन है, ये जो प्रोटॉन पूरा होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होगा ये 10 इलेक्ट्रॉन को पकड़ के नहीं रख पाएगा और 4 इलेक्ट्रॉन जब छोड़ने की बारी आया तब क्या करेगा, ये जो छोड़ना इतना आसान नहीं होगा, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन बहुत एनर्जी लगेगा इस 4 इलेक्ट्रॉन को छोड़ने के लिए, ठीक है। अगर लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन ऐसा कुछ होगा तो ये इजीली छोड़ सकता है, ठीक है, क्योंकि इसका जो बॉन्डिंग होता है ये बहुत कम होता है। लेकिन अगर 4 इलेक्ट्रॉन होगा तो ये ज़्यादा एनर्जी से अट्रैक्ट करेगा एक दूसरे को, तो ये छोड़ना बहुत ईजी नहीं रहेगा, ठीक है। 10 कार्बन, तो क्या होता है, 10 द कार्बन overcome this problem by sharing of its valence electron with each other carbon atom और विथ अदर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो इसके लिए क्या करता है, कार्बन शेयरिंग करता है, ठीक है, शेयरिंग कोवेलेंट बॉन्ड शेयर करता है, इलेक्ट्रॉन शेयर के मदद से जो अपना ऑक्टेट है ये कंप्लीट करता है, वो अपना कार्बन से भी कर सकता है या कोई और अदर एलिमेंट से भी कर सकता है, ठीक है। तो कार्बन कभी 4 इलेक्ट्रॉन गेन या 4 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता, वो क्या करता है, हमेशा जो कार्बन है जो इलेक्ट्रॉन्स है वो शेयर करता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो कार्बन जैसे कि यहाँ पे एक फॉर्मूला आ गया मीथेन का, ठीक है, CH4, तो CH4 में क्या होता है, ये हमारा CH4 एक कार्बन कंपाउंड हो गया, तो इसमें एक कार्बन रहता है और 4 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इसके साथ जुड़ा रहता है, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन कितना होता है, 6 होता है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 6 होगा, 4 क्यों लिख दिया, 4 इसका कि लास्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन होगा ये 4 होगा और इसका एटॉमिक नंबर होगा 6, ठीक है। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि 2,6 2,4 हो जाएगा, टोटल 6 और लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन 1 आपको पता है और एटॉमिक नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन का 1 हो जाएगा। और इसका जो फॉर्मूला वगैरह देखा जाए तो ये हो जाएगा CH4। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा रहता है, यहाँ एक कार्बन को क्या पता है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे रहेगा लास्ट सेल में, ठीक है, और हाइड्रोजन का हर एक सेल में लास्ट 1 इलेक्ट्रॉन रहता है, यहाँ पे हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, तो ये कार्बन क्या करेगा, हर एक से 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ठीक है। तो इसका 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गया, ये हाइड्रोजन भी अपना कंप्लीट करेगा, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, तो मिलके ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनाता है CH4 का, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम आएंगे कुछ कार्बन कंपाउंड्स के प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ मतलब इसका कुछ बॉइलिंग पॉइंट होगा, कुछ मेल्टिंग पॉइंट होगा, तो इसके बारे में देखेंगे, ठीक है। मोस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव लो बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है बेसिकली इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है क्या, लो होता है, एंड मेल्टिंग पॉइंट भी एज वेल एज बहुत लो होता है। क्यों इतना बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, क्योंकि इसके बीच में जो एट्रैक्शन फोर्स होता है ना ये बहुत कम होता है, इंटरमोलिकुलर जो एट्रैक्शन फोर्स की अगर बात करेंगे, ठीक है। लेकिन वहाँ पर अगर केमिकल बॉन्डिंग में आप याद है तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि जो भी जो इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करे, गेन कर रहे, तो इसके बीच में जो बॉन्डिंग हो रहा है ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो रहा है, ठीक है, आयनिक बॉन्डिंग में, ठीक है। लेकिन ये हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेसिकली क्या इलेक्ट्रॉन शेयर के माध्यम से जुड़ता है एक दूसरे से, तो इस कंपाउंड में जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ही बहुत कम होता है ड्यू टू द वीक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन इन द इंटरमोलिक्यूलर इनटू द इंटरमोलिक्यूलर, ठीक है। और इसके कुछ कंपाउंड्स के अगर बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर बात करें एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक बार कोई ना कोई एक पूछ लिया जाता है, ठीक है। जैसे कि एसिटिक एसिड में कितना होता है मेल्टिंग पॉइंट, केल्विन में दिया हुआ है, ठीक है, इसका टेम्परेचर तो ये होता है 290 केल्विन और बॉइलिंग पॉइंट होता है 391 केल्विन,
ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि 290 केल्विन, ठीक है। अगर सेल्सियस में बात करेंगे तो 1 केल्विन इज इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन। तो अगर इसमें बात करेंगे तो कितना, बहुत कम होता है इसका, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट देख सकते हो, जैसे क्लोरोफॉर्म, इथानॉल, मीथेन, हर एक का बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये याद रखना होगा। उसके बाद हम लोग कार्बन के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देख रहे हैं और कार्बन के ऊपर बात करना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो कार्बन के कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में देख लेते हैं। पहले तो कार्बन का जो केमिकल इसका जो केमिकल सिंबल होता है ये क्या होता है, सी से हम डिनोट करते हैं हमेशा। और उसके बाद एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर, इसका जो एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक नंबर होता है ये 6 होता है। और एटॉमिक मास क्या होता है, इसका लगभग डबल होता है, 12 हो जाएगा। तो एटॉमिक नंबर 6 एंड एटॉमिक मास इसका लगभग डबल होता है, ठीक है, 2 और उसके स्टेट ऑफ द नॉर्मल टेम्परेचर में, रूम टेम्परेचर में मतलब 25 डिग्री सेल्सियस में बात करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में देखने को मिलता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, 3820 केल्विन, ठीक है, और डिग्री सेल्सियस में इतना होता है। एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 5100 केल्विन। तो आप देख सकते हैं कि नॉर्मल कार्बन का जो होता है सॉलिड फॉर्म में जब रहता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई रहता है, ठीक है। तो कुछ कार्बन के प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बात कर लिए। अब एलोट्रॉप्स के ऊपर देखेंगे, ठीक है। तो एलोट्रॉप्स क्या होता है, कार्बन का एलोट्रॉप्स देखेंगे, जो डायमंड होता है, ग्राफाइट होता है, जो भी होता है। तो इसके एलोट्रॉप्स क्या होता है कार्बन के, तो कार्बन के एलोट्रॉप्स बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ द बॉन्डिंग स्ट्रक्चर एंड द कार्बन एटम्स डिफरेंट फॉर्म ऑफ कार्बन आर फाउंड इन द नेचर विच आर कॉल्ड एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। मतलब जो भी हम लोगों का नेचर में कार्बन के फॉर्म देखने को मिलता है, ठीक है। कहीं कहीं पर डायमंड के फॉर्म में कार्बन को देखने को मिलेगा, कहीं पर ग्राफाइट फॉर्म में कार्बन को देखने मिलेगा। तो इस फॉर्म एक दूसरे से अलग कैसे होता है, इसका स्ट्रक्चर इसका अलग होता है, इसका बॉन्डिंग का जो भी प्रॉपर्टीज होता है इसके मदद से ये एक दूसरे से अलग होता है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, ठीक है। जैसे कि ग्राफाइट हो गया, ठीक है, फ्लोरीन हमारा डायमंड हो गया, ठीक है। तो इन सारे के ऊपर आप एक एक करके बात करेंगे, ठीक है। अच्छा कहाँ गया, अच्छा डायमंड क्या होता है, डायमंड इज वन टाइप ऑफ क्या होता है, कार्बन का एलोट्रॉप होता है। डायमंड इन द डायमंड सबको पता है कि इन द डायमंड स्ट्रक्चर ऑल द इलेक्ट्रॉन आर टाइटली बाउंड which are not free to move. They are why it is so poor conductor of electricity but good conductor of heat. तो डायमंड का जो बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होता है, इसका जो इलेक्ट्रॉन्स होता है ना, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से बहुत टाइटली पैक्ड होता है, इसलिए ये मूव नहीं कर सकता, फ्री नहीं हो सकता। इसलिए जब फ्री नहीं है, मूव नहीं कर सकता, तो इलेक्ट्रिसिटी को नहीं कॉन्डक्ट कर सकता, लेकिन थोड़ा बहुत हीट को कॉन्डक्ट कर सकता है, ठीक है। तो डायमंड क्या हो गया, बैड कॉन्डक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो गया बट गुड कॉन्डक्टर ऑफ हीट होगा। अच्छा उसके बाद ग्राफाइट के ऊपर बात करेंगे। ग्राफाइट कहाँ पे देखने को मिलेगा, अगर हम लोग ऐसे डे टू डे लाइफ में बात करेंगे तो जो हम लोग पेंसिल यूज़ करते हैं ना, पेंसिल का जो नीब होगा, ये नीब ग्राफाइट से बना होता है, ठीक है। तो कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं। ऑल द कार्बन एटम्स आर अटैच्ड टू 3 अदर कार्बन एटम्स ऑन अ फ्लैट लेयर बाय स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड। तो स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड मतलब कि इलेक्ट्रॉन शेयरिंग बॉन्ड के माध्यम से एक कार्बन और 3 कार्बन के साथ ऐसे फ्लैट सरफेस में, ऐसे फ्लैट लेयर में बॉन्डेड होता है, ठीक है। ऑल दीज 3 लेवल्स आर इंटरकनेक्टेड बाय द रिलेटिवली वीक वैन डर वाल्स फोर्स, ठीक है। दिस इज रीजन द पार्टिकल्स ऑफ ग्राफाइट आर सॉफ्ट, ब्रिटल एंड स्लिपरी। तो इसलिए क्या होता है, ग्राफाइट का अगर आप टच करेंगे तो सॉफ्ट होता है, ठीक है। ऐसे मेटल जो सॉफ्ट होता है, कौन, ग्राफाइट होता है, ठीक है। तो ग्राफाइट स्लिपरी होता है, सॉफ्ट होता है और ब्रिटल भी होता है। ब्रिटल मतलब धीरे से आप इसको हिट करेंगे, आघात करेंगे तो ये जल्दी टूट जाएगा, ठीक है। अनलाइक डायमंड, graphite is a good conductor of both heat and electricity, hence it is used to an इलेक्ट्रोड ऑफ ड्राई सेल। सो यहाँ पर डायमंड में क्या देखने को मिल रहा था, डायमंड में जो इलेक्ट्रॉन्स है ये टाइटली बाउंड होता है, तो इसलिए इलेक्ट्रिसिटी को कॉन्डक्ट नहीं कर पा रहा है। लेकिन यहाँ पे ग्राफाइट में क्या, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी दोनों को बहुत अच्छे से कॉन्डक्ट कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए कहीं कहीं पर जो ड्राई सेल्स होता है, इसका जो इलेक्ट्रोड होता है ये ग्राफाइट से मिलकर बनता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कितना हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कॉन्डक्ट कर सकता है।
अच्छा, ये दो चीज़ों के ऊपर बात कर ली हम लोगों ने। एक तो डायमंड हो गया, इसका एलोट्रोप, और एक हो गया ग्राफाइट। ठीक है, उसके बाद ग्राफाइट के कुछ यूजेस के ऊपर देख लेते हैं, जैसे कि अपार्ट ऑफ दिस द ग्राफाइट इज ऑल्सो यूज टू फॉर्म द पेंसिल, जो पेंसिल का लीड होता है इसके ऊपर हम लोगों ने बात किया, ये ग्राफाइट से बनता है। एज एन लुब्रिकेंट बाय मिक्सिंग द ग्राफाइट विद वाटर एंड ऑयल इन मेसिन्स रनिंग एंड हाई टेम्परेचर। तो जो मेसिन्स होता है जो हाई टेम्परेचर में रन करता है, तो उसमें क्या होता है, बहुत हीट आ जाता है, तो हीट को कम करने के लिए या मशीन्स में जो लुब्रिकेंट होता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए ग्राफाइट यूज़ किया जाता है। जो लेकिन वो ग्राफाइट वाटर या जो ऑयल होता है उसके साथ मिक्स करके एज ए लुब्रिकेंट यूज़ किया जाता है फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए। और पाउडर ऑफ पॉलिशिंग एंड एज अ मॉडरेटर ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर इज डन। ठीक है, तो इसका पूरा प्रोसेस बता दिया। ठीक है, तो यूजेस ऑफ ग्राफाइट भी हम लोगों ने देख लिया। अच्छा, अभी फ्लोरेंस के बारे में देखेंगे। तो आर मॉलिक्यूल्स मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ कार्बन एटम विच कैन बी डिफरेंट शेप, ये डिफरेंट शेप का हो सकता है, सच एज सिलिंड्रिकल, स्फेरिकल, क्यूबॉइड एटसेट्रा, बट आई देयर इंटीरियर इज एम्प्टी। ठीक है, ये इंटीरियर एम्प्टी होता है। ठीक है, जैसे कि कुछ एग्जाम्पल होता है फ्लोरेंस से, क्या C32, C50, C60, C70, C84 कुछ ऐसे प्राइम एग्जाम्पल रहते हैं। ठीक है, सिलिंड्रिकल फ्लोरेंस आर कॉल्ड कार्बन मोनोटिव एंड स्पेरिकल फ्लोरेंस आर कॉल्ड क्या, बाकमांस्टर फ्लोरेंस। ठीक है, तो ये दो टाइप ऑफ होता है। और इसको ये जो बाकमांस्टर होता है ये C60 कार्बन का होता है, और ये फुटबॉल शेप का होता है, जैसे यहाँ पे देखने को मिल रहा है फुटबॉल शेप। ठीक है, और ये हाँ यहाँ पे दिया हुआ है ये डिस्कवर हुआ था 1985 में, नेम्ड एज द बकमिंस्टर फ्लोर, एंड द आर्किटेक्ट वाज बिल्ट इन द जियोडिक्स डेमो। ठीक है, अच्छा, तो वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन क्या होता है, द एग्जिस्टेंस ऑफ सच ए लार्जर नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन ड्यू टू फॉलोइंग नेचर ऑफ कार्बन। ठीक है, कैटिनेशन एंड द टेट्रावैलेंट नेचर। ठीक है, तो ये जो हम लोग देख रहे थे कार्बन नेचर में बहुत सारे फॉर्म में देखने को मिल रहा है, बहुत लार्ज नंबर ऑफ कॉम्पाउंड्स, ऑर्गेनिक कॉम्पाउंड्स के अंदर कार्बन देखने को मिल रहा है। तो इस कार्बन को देखने के जो मिलता है इसके लिए दो मेन रीज़न होते हैं, एक तो कैटिनेशन होता है और एक होता है जो टेट्रावैलेंट जो नेचर होता है ना कार्बन का, इसके दोनों के जो नेचर, इसके लिए कार्बन का जो वर्सेटाइल नेचर होता है और नेचर में ये देखने को मिलता है। एक तो होता है हमारा कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या होता है, द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट मेनली कार्बन आइटम थ्रू कोवैलेंट बॉन्ड्स टू फॉर्म लॉन्ग स्ट्रेट ब्रांच्ड एंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट साइज कॉल्ड कैटिनेशन। ठीक है, तो दिस प्रॉपर्टी इज ड्यू टू, ये प्रॉपर्टी क्यों होता है, द स्मॉल साइज ऑफ द कार्बन एटम, ये कार्बन एटम का जो साइज होता है बहुत छोटा रहता है, एंड द ग्रेट स्ट्रेंथ ऑफ द कार्बन कार्बन बॉन्ड, एंड कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होता है ये बहुत इसका स्ट्रेंथ बेस ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये कैटिनेशन एक प्रॉपर्टी हो गया, एंड उसके साथ टेट्रावैलेंट जो नेचर होता है कार्बन का, इन दोनों के वजह से जो नेचर में कार्बन का वर्सेटिलिटी है ये बहुत बढ़ जाता है। उसके बाद हम लोग आएंगे मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ के ऊपर, जो कि हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, हाइड्रोकार्बन, अब तक हम लोगों ने किसके ऊपर बात किया, नॉर्मल कार्बन के ऊपर बात किया। ठीक है, उसके एलोट्रोप्स के ऊपर बात किया। ठीक है, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो कार्बन से मिलके बनता है उसके ऊपर बात किया, प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी देखा। लेकिन अब हम बात करेंगे हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन एंड कार्बन, दो चीज़ों से मिलके हाइड्रोकार्बन बनता है। ठीक है, लेकिन इसके भी अलग अलग सब डिवाइड होता है एंड अलग अलग पार्ट में इसको डिवाइड किया जाता है। ठीक है, अच्छा, ये शुरू करने से पहले यहाँ पे दो चार बात है यहाँ पे डायमंड के ऊपर। डायमंड क्या होता है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन होता है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। ठीक है, याद रखेंगे हम। और आर्टिफिशियली भी डायमंड कैसे मिलता है, ऐसे मिट्टी के अंदर नेचुरली पाया जाता है, लेकिन आर्टिफिशियली भी बनाया जा सकता है। लेकिन ये इसका जो आर्टिफिशियली होता है
इसका टेम्परेचर कितना रहता है 3000 डिग्री सेल्सियस में आर्टिफिशियली भी इसको बनाया जाता है, ठीक है। हाँ, अच्छा और कुछ, अच्छा ग्राफाइट के ऊपर हर एक कुछ देख लिया हम लोगों ने। अच्छा ग्राफाइट का स्ट्रक्चर कैसे होता है ना, जो यहाँ पे बोल रहा है ना 3 अदर कार्बन के साथ कैसे, कुछ ऐसे देखने को मिलेगा यहाँ पे, ये पीछे से आएगा तो ये देख सकते हो एक कार्बन 3 अलग अलग कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। तो इस जो स्ट्रक्चर होता है ये ग्राफाइट का स्ट्रक्चर होता है, और इन स्ट्रक्चर में ग्राफाइट क्या कर सकता है, बहुत ज़्यादा हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को कॉन्डक्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ हम इसको याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा अभी आता है हाइड्रोकार्बन के ऊपर, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन में हम लोगों ने क्या बताया कि हाइड्रोकार्बन जो होता है ये हाइड्रोजन एंड कार्बन से मिलके बनता है, और हाइड्रोकार्बन का जो एक जो बेसिक कुछ हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल होता है जैसे कि मीथेन। मीथेन में क्या होता है CH4, CH4 में हाइड्रोजन एंड कार्बन दोनों से मिलके बनता है। उसके बाद इथेन होता है या इथिलीन होता है, ठीक है। इथेन, इथिलीन, इथेन, ये सारे चीज़ के ऊपर बात करेंगे अभी, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन बेसिकली 3 टाइप का होता है, ठीक। एक तो होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक होगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो 3 अलग अलग हाइड्रोकार्बन होता है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड एरोमेटिक। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मीन्स जिसमें सिंगल बॉन्ड देखने को मिलता है, इसको बोलेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जैसे कि एल्केन्स जो भी होगा ये सिंगल बॉन्डेड, एक दूसरे से सिंगल बॉन्डली कनेक्ट होता है, इसको बोलेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। उसके बाद अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होता है एल्कीन्स एंड एल्काइंस, ये दो मिलेगा, ठीक है। जिसमें कि डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड ये दो देखने को मिलता है अनसैचुरेटेड में, ठीक है। जो भी सिंगल बॉन्ड होगा वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा, एंड जो भी डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होगा वो होगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। उसमें से जो डबल बॉन्ड होगा इसको बोलेंगे एल्कीन, और जो ट्रिपल बॉन्ड होगा उसको बोलेंगे एल्केन। इसको बाद में अच्छे से देखेंगे, ठीक है। और एक होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अच्छा अभी डिटेल्स में बात करें कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है, ठीक है। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मीन्स जहाँ पे क्या होता है एल्कीन्स, ठीक है। अच्छा अनसैचुरेटेड के पहले एक बार सैचुरेटेड के ऊपर बात करेंगे। सैचुरेटेड में क्या होता है हेल, स्पेलिंग यहाँ पे देखना, ठीक है। अनसैचुरेटेड में एल्केन ए है, ठीक है। तो इसमें ए है तो यहाँ पे क्या होगा हैविंग द सिंगल बॉन्ड, हैविंग सिंगल बॉन्ड। तो कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच में हमेशा सिंगल बॉन्ड होगा। जैसे कि एग्जांपल अगर बात करेंगे तो मीथेन, तो मीथेन में क्या होता है यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, हर एक कार्बन हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्डेडली कनेक्टेड है, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होगा ये क्या होगा, अच्छा फॉर्मूला बाद में देखेंगे। उसके बाद अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन तो 3 हिस्सों में डिवाइड हुआ। एक को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोला, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें कि क्या हो रहा है सिंगल बॉन्डेडली कनेक्टेड हो रहा है। उसके बाद अनसैचुरेटेड में दो, एक तो डबल बॉन्डेडली और एक ट्रिपल बॉन्डेड। डबल बॉन्डेडली उसको बोलेंगे एल्कीन, एल्कीन इसका स्पेलिंग देखेंगे ALKENES एल्कीन्स। यहाँ पे हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में क्या होता है डबल बॉन्ड होता है। द जनरल फार्मूला ऑफ एल्कीन होता है CnH2n, इसका फॉर्मूला होगा CnH2n, और एल्केन का होगा CnH2n+2, ठीक है। अगर यहाँ पे एन के वैल्यू 1 रखेंगे, ठीक है, 1 रखेंगे तो क्या होगा C1 हो जाएगा, और हाइड्रोजन क्या होगा 4 हो जाएगा। और यहाँ पे C के वैल्यू 2 रखेंगे तो C2H2 कितना होगा 4 + 2 6, C2H6। तो ये हम लोग का जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है इसका एक जनरल फार्मूला हो गया। और अनसैचुरेटेड में एल्कीन्स में क्या होगा CnH2n हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे ब्यूटेन हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा, इथेन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ENE लास्ट में ENE होगा, तो ये क्या हो जाएगा ENE, जो भी ENE है ये हमेशा हो जाएगा क्या एल्केन्स, ठीक है।
उसके बाद एल्काइंस, एल्काइंस मतलब जो हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड में कनेक्टेड होगा। इसका जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n-2। ठीक है, अगर n का वैल्यू यहाँ पे 2 रखेंगे, ठीक है, n का वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो H का क्या हो जाएगा, 2 × 2 4 - 2 CnH2n। तो ऐसे होगा, तो तभी तो ये होगा ना। तो अगर इसका स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं कि ट्रिपल बॉन्ड में कनेक्टेड होगा, तो हमारे को क्या पता है कि कार्बन कि लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, 4 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की मदद से होगा। तो ये एक हाइड्रोजन से होगा, बाकी 3 क्या होगा, ये कार्बन से होगा और इसका कार्बन का एक हाइड्रोजन के होगा। तो ये डबल बॉन्ड भी हो रहा है और यहाँ पे जो स्ट्रक्चर हो रहा है C2H2 देखने को मिल रहा है। इसको बोलेंगे इथेन, ठीक, इसका केमिकल नाम होता है इथेन व एसिटिलीन बोलेंगे इसको। उसके बाद प्रोपेन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, इसका स्पेलिंग याद रखेंगे, ठीक है। और इसका जो भी होगा केमिकल जनरल फॉर्मूला CnH2n-2, ठीक है। और आइसोमेरिज्म फिर आता है। आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है, जो कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर formula and properties are known as isomers and this phenomenon is known as isomerism। मतलब कुछ कुछ compounds होता है जिसके कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो सेम होता है, ठीक है, जो फॉर्मूलाज वगैरह सब कुछ सेम होगा, लेकिन इसका प्रॉपर्टीज होगा, ठीक है, उसका जो फंक्शंस प्रॉपर्टीज होगा ये अलग होगा, ठीक है। तो ये एक दूसरे का क्या हो जाएगा, आइसोमर्स हो जाएगा और इस फेनोमेनन को बोलेंगे आइसोमेरिज्म। और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है, जब कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट स्ट्रक्चर जो हो ये डिफरेंट हो जाएगा, इसको बोलेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। मेनली आइसोमेरिज्म क्या होता है, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जो फॉर्मूला होता है, जैसे ये फॉर्मूला उसका सेम है, ठीक है। फॉर्मूला मतलब यहाँ पे C4H कितना 3 2 5 2 7 8 9 10, ठीक है। C4H10, यहाँ पे भी C4H10 ही हो रहा है, ठीक है। तो इसका क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो रहा है, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर भी अलग हो रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हैं, इसका स्ट्रक्चर अलग हो जाएगा तो इसका प्रॉपर्टीज भी अलग हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलेंगे एन ब्यूटेन, तो इसको बोलेंगे 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है, आइसोब्यूटेन के नाम से जानते हैं। लेकिन इसके दोनों का जो स्ट्रक्चर होगा, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा C4H10 होगा, ठीक है। तो अगर इसको बात करेंगे कि एल्केन है, एल्कीन है, ये अल्काइन है, कौन सा है, सिंगल बॉन्डेड, देख सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। तो एक एल्केन है। अच्छा, उसके बाद जो आइसोमर्स ऑफ पेंटेन के आइसोमर्स के ऊपर बात करेंगे, ठीक है, पेंटेन के। अच्छा, एक और चीज़, जो कार्बन होता है, कार्बन एक सिंगल कार्बन होगा तो मीथ बोलेंगे, डबल कार्बन होगा तो ईथ बोलेंगे। वो यहाँ पे लिखा होगा शायद, एक मिनट। अच्छा हाँ, अगर सिंगल चेन कार्बन सिंगल होगा तो उसको मीथ बोलेंगे, डबल कार्बन होगा ईथ बोलेंगे। ईथ इसका जो पहले वाला सफिक्स होगा इसमें जुड़ जाएगा, ठीक है, सॉरी प्रीफिक्स में जुड़ेगा, ठीक है, सफिक्स तो लास्ट में होता है। अच्छा, उसके बाद कार्बन 3 कार्बन प्रोप, 4 कार्बन ब्यूट, देन पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन एंड डेक, ठीक है। ये 10 याद रखेंगे आप, मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, ठीक है, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन एंड डेक, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आइसोमर्स ऑफ पेंटेन। पेंटेन मतलब यहाँ पे याद रखेंगे 5 कार्बन होगा पेंटेन। हेक्सेन मतलब 6, ठीक है। तो इसके मदद से हम ये जो कार्बन, कितना कार्बन यहाँ पे इन्वॉल्व है कार्बन कॉम्पाउंड में, तो वो फाइंड आउट कर सकते हैं हम, ठीक है। तो इसका आइसोमर्स क्या होगा, एन पेंटेन मतलब इसका जो कार्बन पूरा जो मॉलिक्यूलर जो स्ट्रक्चर है ये सिमिलर होगा, लेकिन इसके मॉलिक्यूलर जो कॉम्बिनेशन होगा ये सिमिलर होगा, लेकिन इसका स्ट्रक्चर या प्रॉपर्टीज अलग अलग होगा। उसके बाद आइसोमर ऑफ हेक्सेन। हेक्सेन का 2 आइसोमर हो गया, 4 आइसोमर होता है, ठीक है, हेक्सेन का। तो ये कुछ देख लेगा थोड़ा बहुत, ये इतना एग्जाम में आता नहीं है। अच्छा, उसके बाद होमोलॉगस सीरीज क्या होता है। होमोलॉगस सीरीज मतलब जहाँ पे जो हर एक का जो एल्केन्स होता है, एल्काइन होता है, एल्कोहल जो भी होगा, इसके बीच में जो गैप होगा CH2 का गैप होगा हमेशा, ठीक है। अगर हर एक चेन में एक चेन होगा तो इसमें CH2 का गैप रहेगा, तो इसको बोलेंगे होमोलॉगस सीरीज। किसको बोलेंगे, CH4, C2H6, C3H8,
C4H2, एक हर एक दूसरे का होमोलॉगस सीरीज होगा, कहीं पर, जहाँ पर CH2 का गैप होगा हमेशा, ठीक है। ये एल्केन में हो सकता है, एल्काइन में हो सकता है, अल्कोहल में हो सकता है, हर एक में हो सकता है, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम लोगों ने बात कर लिया। अच्छा, अभी आएंगे कुछ और चीज़ों के ऊपर, जैसे कि फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप में जहाँ पे हम लोग 4-5 फंक्शनल ग्रुप, जैसे कि होता है ना, अल्कोहल होता है, एल्डिहाइड होता है, कीटोन होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, उसके ऊपर बात करेंगे। फंक्शनल ग्रुप में क्या होता है, एन एटॉम और ग्रुप ऑफ एटॉम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल which largely determine the chemical properties in an कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। मतलब कोई भी अगर कार्बन कंपाउंड होगा तो कार्बन कंपाउंड का जो भी प्रॉपर्टीज, फंक्शन, ये कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है, ये डिसाइड करेगा। जैसे कि हैलोजेंस होता है, ठीक है। उसके बाद अल्कोहल ग्रुप हो जाएगा किसी के, जो भी फंक्शनल ग्रुप, उसमें हैलोजन अल्कोहल अगर ऐड हो जाएगा तो उसका प्रॉपर्टीज अलग हो जाएगा। इसी में एल्डिहाइड CHO ऐड हो जाएगा तो ये जो फंक्शनल ग्रुप, इसका प्रॉपर्टीज अलग हो जाएगा। उसके बाद कीटोन अगर ऐड हो जाएगा, RCR यहाँ पे O, ठीक है, तो ये ऐड हो जाएगा। तो इसका जो फंक्शनल ग्रुप है, ये ऐड होने की वजह से इसका जो फंक्शन हो जाएगा, जो प्रॉपर्टीज हो जाएगा कंपाउंड का, ये अलग हो जाएगा। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप होता है, ये कोई एक कंपाउंड का जो भी इसका क्या बोलते हैं प्रॉपर्टीज होता है, इसको डिटरमाइन करता है। अच्छा, उसके बाद IUPAC नेम वगैरह उतना एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाता, फिर भी यहाँ पे देखेंगे जो IUPAC नाम कैसे होता है, ठीक है। तो एक अगर मान लीजिए कार्बन चेन होगा, ये कार्बन बड़ा सा कार्बन कंपाउंड हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे पहले देखेंगे कितना मेन चेन में कितना कार्बन होता है। ये मेन चेन हो गया, कौन सा लॉन्ग चेन, मेन चेन, ये फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे कितना कार्बन है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3, 4, 5। तो यहाँ पे पेंटेन आ जाएगा, पेंटेन मतलब यहाँ पे हर एक सिंगल कंपाउंड सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होगा, तो ANE आ जाएगा, मतलब ये एल्केन है एक, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि जहाँ से ये जो ब्रांच हो या ब्रांच वाला जो सेक्शन ये ज़्यादा आगे पड़ रहा है, ठीक है, उस वाले को से वहाँ से ये नंबरिंग करेंगे, ठीक है। मान लीजिए ये CH3 यहाँ पे ना होके यहाँ पे है, ठीक है, तो इसका जो नंबरिंग है फिर यहाँ से ही स्टार्ट होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ से करेंगे 1, 2, 3, तो 3 नंबर पे ये ब्रांच आ रहा है, लेकिन जहाँ पे सामने पड़ेगा वहीं से हम इसका नंबरिंग करेंगे, ठीक है। तो ये क्या देखेंगे, 2N4, इसमें 2 में N4 में, ये वाला हटा देते हैं, 2 में N4 में क्या जुड़ा है, डाईमीथेन जुड़ा है। डाईमीथेन मतलब यहाँ पे एक मीथेन जुड़ा है, यहाँ पे एक मीथेन जुड़ा है, ठीक है। तो डाईमिथाइल पेंटेन हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करके पूरा IUPAC नेम ऐसे बनता है, ठीक है। इतना एग्जाम में नहीं पूछा जाता है डीपली, फिर भी यहाँ पे देख लेना, ठीक है। तो आइसोप्रोपाइल क्या होता है, सेक ब्यूटाइल, जो भी IUPAC नेम कैसे क्या होता है, ठीक है। और IUPAC का जो फुल फॉर्म ये क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये कभी कभी पूछ लेता है IUPAC का फुल नेम, ठीक है। और रूल क्या होता है नेमिंग का, पहले प्रीफिक्स आएगा, उसके बाद रूट वर्ड आ जाएगा, उसके बाद प्राइमरी सफिक्स आ जाएगा, फिर सेकेंडरी सफिक्स आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, रूट वर्ड मतलब ये जो मीथ, ईथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, ये जो हम लोगों ने देखा, इसको बोलेंगे रूट वर्ड। अच्छा, प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, प्राइमरी सफिक्स में जो भी एल्केन, एल्काइन या एल्किन, 3 टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स हम लोगों ने देखा सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड में, तो इसके जो भी सफिक्स हो जाएगा, सफिक्स मतलब ANE, किसी भी कंपाउंड में ANE जो ANE है तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये सिंगल बॉन्डेड है, ठीक है। ENE है मतलब डबल बॉन्डेड होगा, और YNE होगा तो ट्रिपल बॉन्डेड होगा, ठीक है। ये हमेशा इसके सफिक्स से हमको पता चलेगा। और सैचुरेटेड होगा तो एल्केन हो जाएगा, अनसैचुरेटेड विथ 1 डबल बॉन्ड हो जाएगा तो एल्कीन हो जाएगा, ठीक है। और अनसैचुरेटेड विथ 1 ट्रिपल बॉन्ड, अगर ट्रिपल बॉन्ड कहीं पे देखने को मिलेगा तो एल्कीन हो जाएगा। तो ये प्राइमरी सफिक्स के जो कॉन्सेप्ट है ये समझ में आ गया। उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, सेकेंडरी सफिक्स मतलब जो फंक्शनल ग्रुप हम लोगों ने देखा, जैसे कि अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप अगर किसी भी कंपाउंड में जुड़ेगा, किसी भी कंपाउंड में जुड़ेगा तो उसका तो प्रॉपर्टीज वगैरह चेंज करेगा। लेकिन एक और चीज़ क्या होता है, इसका जो सेकेंडरी सफिक्स होता है ये ऑल होता है, ठीक है, ऑल ऐड हो जाएगा। अल्कोहल जो होता है इसका जो भी सफिक्स ऐड हो जाएगा तो इसका जो भी कंपाउंड नेम होता है इसका
ओ एल लास्ट में ऐड हो जाएगा, ठीक है। एल्डिहाइड में एल होता है, कीटोन में ओ एन ई होता है, ठीक है, और कार्बोक्सिलिक एसिड में ओ आई ई एसिड होता है, ये स्टर में ये ऐड होगा, ठीक है। तो ये कुछ हमारा जो पूरा जो IUPAC नेम का जो कॉन्सेप्ट है ये होगा, ठीक है। उसके बाद हम बाकी फंक्शनल ग्रुप के ऊपर धीरे धीरे आएंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नेम ऑफ द कंपाउंड, कंपाउंड का नेम क्या होगा। नेम में यहाँ पे देखेंगे पहले कार्बन कितना है, फर्स्ट यही काम होगा, कितना कार्बन है, 1 2 3, तो 3 कार्बन होगा तो मीथ इथ प्रोप, तो प्रोप से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो प्रोप होगा तो मीथेन नहीं होगा, मीथ मतलब 1 कार्बन, पेन नहीं होगा, ब्यूट नहीं होगा, और ये होगा प्रोपेन। लेकिन यहाँ पे ANE है, ANE मतलब हर एक के बीच में सिंगल बॉन्डेड होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये कार्बन इससे 3 करेगा, यहाँ से 1, तो ये सिंगल बॉन्डेडली कर रहा है, ठीक है। Which of the following organic compound does not belong to the same homologous series as other 3 compound, तो कौन सा होमोलोगस सीरीज मतलब जहाँ पे जो सीरीज में हर एक के बीच में CH2 का गैप होगा, CH2 का गैप होगा, इसको बोलेंगे होमोलोगस सीरीज। तो इसमें देखेंगे कौन सा नहीं होगा, ये एक दूसरे से CH2 का गैप होगा, ठीक है, इसका और इसके बीच में होगा CH2 का गैप, इसके बीच में होगा, ठीक है, ये नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे इसके ये अलग होगा, ये होगा ऑप्शन, एक सेकेंड, ये नहीं होगा, सॉरी ऑप्शन 4 ही होगा। क्या होगा, CH4 C2H6 C3H8, इसके CH यहाँ पे CH2 का गैप आ रहा है, यहाँ पे CH2 का गैप आ रहा है, ठीक है। तो ये कॉम्पाउंड नहीं होगा, कौन सा नहीं होगा बताया ना, नॉट बिलोंग। अच्छा, उसके बाद which of the following is a general formula of CnH2n, तो CnH2n किसका होता है, ठीक है, CnH2n होगा एल्कीन का, ठीक है, ये होगा। तो इसको ऐसे याद रखेंगे, पहले होगा CnH, याद रखने की टेक्निक, CnH2n + 2 होता है, फिर CnH2n होगा, फिर CnH2n - 2 होता है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, पहले बढ़ेगा, उसके बाद घटेगा, उसके बाद और घटेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा एल्केन, एल्केन, एल्कीन, ठीक है, ये हो जाएगा एल्काइन। तो ऐसे ही याद रखेंगे, ठीक है, जनरल फार्मूला को। Which of the following will be the next member of the homologous series, homologous series हेक्सेन का नेक्स्ट क्या होगा, हेक्सेन मतलब 6 कार्बन होगा, 6 कार्बन, तो होमोलोगस सीरीज में क्या होता है CH2, CH2 मतलब एक और कार्बन ऐड हो जाएगा, हेक्स के बाद क्या होता है, हेप्ट होगा, तो यही आंसर हो जाएगा, पेंट नहीं होगा, हेप्ट हेक्सेन AN है तो AN ही आएगा, ये नहीं, डबल बॉन्ड नहीं होगा, ठीक है, और ये नहीं होगा। अच्छा, फिर सब्स्टिट्यूएंट जैसे कि हैलोजेंस को जो भी सब्स्टिट्यूएंट होता है, फ्लोरीन अगर होगा तो इसका नाम हो जाएगा फ्लोरो, क्लोरीन हो जाएगा तो क्लोरो हो जाएगा, ब्रोमीन आएगा तो ब्रोमो, एंड आयोडीन आ जाएगा तो आयोडो हो जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। एंड ग्रुप में जैसे कि मिथाइल CH3, उसके बाद जो भी चीज़ ऐड होगा इसको हम मिथाइल बोलेंगे, ठीक है। C2H5 को इथाइल बोलेंगे, एंड प्रोपाइल जैसे कि 3 कार्बन जो भी ये ऐड होगा तो इसको बोलेंगे प्रोपाइल, ये क्या पहले ऐड होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, मिथाइल, मिथाइल प्रोपेन, ठीक है, मिथाइल प्रोपेन ये ऐड हो रहा है, तो इसलिए मिथाइल एंड प्रोपेन मतलब 3 कार्बन कंपाउंड कुछ ऐड हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे करके कुछ है। अच्छा, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप जो कार्बोक्सिलिक कार्बोनिल ग्रुप होता है, एल्डिहाइड ग्रुप CHO बोलते हैं इसको हम, और उसके बाद कीटोन ग्रुप, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप के बारे में देखेंगे। अच्छा, ये सिमिलर, अच्छा अभी देखेंगे हम फंक्शनल ग्रुप के ऊपर, ठीक है। अभी IUPAC नेम वगैरह देख लिया, अभी एल्डिहाइड के फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप में पहले आता है एल्डिहाइड ग्रुप, जिसको हम CHO से डिनोट करेंगे, और इसका जो भी फंक्शनल होगा ये ऐसे डिनोट करेंगे, CH होगा, ये कार्बन का एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ शेयर होगा, एक सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, और एक जो बॉन्ड होगा ये कोई भी
एक कंपाउंड के साथ, कोई भी एक पार्ट के साथ जो अटैच होगा, और जो भी कंपाउंड होगा जैसे कि इथानल, प्रोपेनल, इसका लास्ट में जो भी सफिक्स होगा इसमें एल ऐड होगा हमेशा, ठीक है, एल, प्रोपेनल, इथानल इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा पोर्शन इसको हम आर होगा तो RCHO होगा, ठीक है। तो ये इसका एल्डिहाइड का हो गया, ठीक है। उसके बाद कीटोन के ऊपर बात करेंगे तो कीटोन में क्या होता है, CO ऐड होता है। CO मतलब यहाँ पे CO, C डबल बॉन्ड से O के साथ कनेक्ट होगा, यहाँ पे एक R एक कंपाउंड यहाँ पे ऐड होगा और कुछ कंपाउंड यहाँ पे ऐड होगा, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, अब प्रोपेन टू ऑन ONE, इसका जो भी नाम होगा इसके लास्ट में ONE अगर देखेंगे तो आप इसको बोल सकते हैं कि एक कीटोन है, ठीक है। ब्यूटेन 2 ऑन, ठीक है, पेंटेन 3 ऑन, ठीक है। उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड में CHO, COOH होता है हमेशा, ठीक है, पता है। और इसका जो नाम होगा ये ओइक एसिड होगा, ओइक एसिड मतलब मिथानोइक एसिड, इथानोइक एसिड, ठीक है। जब ओइक यहाँ पे लास्ट में जुड़ जाएगा तो इसको बोलेंगे कार्बोक्सिलिक, जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड का भी फंक्शनल ग्रुप हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे C, यहाँ पे डबल बॉन्ड O के साथ एंड OH के साथ सिंगल बॉन्ड, और जो भी R वाला सेक्शन यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे AH ऐड हो गया तो इसको बोलेंगे मिथानोइक एसिड, ठीक है। अगर यहीं पर CH3 ऐड हो जाएगा तो ये बोलेंगे हम इथानोइक एसिड, ठीक है। अलग अलग नामों से हम इसको जानते हैं। उसके बाद एस्टर ऐड हो जाएगा, एस्टर अगर ऐड हो जाए, एस्टर मतलब COOR हो जाएगा, तो ये R, तो ये ऐड हो जाएगा तो कुछ ऐसे देखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एस्टर में COC, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन आएगा COC, ठीक, यहाँ पे ये जुड़ेगा, यहाँ पे ये जुड़ेगा, ठीक है। तो इसका कुछ ऐसे नाम होगा। अच्छा, कुछ स्ट्रक्चर्स एंड इसका IUPAC नेम एंड कॉमन नेम आप देख सकते हो, जैसे कि इथिलीन, इसका एसिटिलीन बोल सकते हैं, प्रोपेलिन इसका एल्केलिन या मिथाइल एसिटिलीन, ठीक है। ब्यूट 1 इन, ब्यूट 2 इन, इसका हर एक का नाम आप कॉमन नेम देख सकते हो। कुछ एक क्वेश्चंस कर लेते हैं, जैसे कि CHO प्रेजेंट, CHO किस में होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, CHO कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। OH किस में होता है, OH अल्कोहल में, ठीक है। CHO एल्डिहाइड में, ठीक है। कीटोन में CO याद रखेंगे, ठीक है। डैश डज नॉट कॉन्टेन द कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कौन सा कार्बोक्सिलिक ग्रुप कॉन्टेन नहीं होगा, कार्बोनिल ग्रुप। डैश डज नॉट कॉन्टेन कार्बोनिल ग्रुप, कौन सा कार्बोनिल ग्रुप नहीं होता। कीटोन में कार्बन होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में होता है, एल्डिहाइड में, इथानॉल में कोई कार्बोक्सिलिक ग्रुप नहीं होता। उस पर इज नॉट एन ऑर्गेनिक कॉम्पाउंड, व्हाट डिटरमाइंस ए फंक्शनल ग्रुप, कौन फंक्शनल ग्रुप कौन डिटरमाइन करता है कि केमिकल प्रॉपर्टीज डिटरमाइन करता है, पता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेड द एल्कीन, एल्केन ए होगा, ठीक है, ये होगा एल्केन, एल्केन ANE मतलब हमेशा सिंगल बॉन्ड होगा, ये आंसर होगा। डबल बॉन्ड होगा तो ENE, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो YNE। कुछ और क्वेश्चन है ये आप लोग देख लेना। अच्छा, उसके बाद साइक्लिक कंपाउंड के बारे में बोला है कि साइक्लिक कंपाउंड क्या होता है, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन इज अ हाइड्रोकार्बन इन व्हिच द कार्बन को जो चेन जॉइंस टू इटसेल्फ इन अ रिंग, जो कार्बन होगा, ये कार्बन जो भी कंपाउंड होगा, ये कार्बन एक दूसरे से रिंग फॉर्मेशन के तौर पर एक दूसरे के साथ रिंग फॉर्मेशन करके जुड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जैसे कि यहाँ पे चालकोज, यहाँ पे साइक्लोन जो भी है, ये जनरल फार्मूला क्या है, CnH2n। उसके बाद जनरल फार्मूला जो साइक्लोन, ये, ठीक है, ये कुछ चीज़ है जो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन के ऊपर बताया है, ठीक है। उसके बाद डैश इज ये कुछ IUPAC नेम है, देख लेना, ठीक है। उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, कुछ कार्बन कंपाउंड्स के केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर बात करेंगे। एक सेकेंड, हाँ, जैसे कि कार्बन इन its allotrope forms a bonds in the oxygen to give the carbon dioxide along with the release the heat and the light. Most carbon compounds have released the large amount of heat and light of the burning. जो भी कार्बन कंपाउंड अगर उसको ऑक्सीजन के साथ हीट करेंगे, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, बर्न करेंगे, ठीक है। बर्न करने से क्या होगा, हीट एंड लाइट बहुत ज़्यादा रिलीज होता है, ठीक है। उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज होता है।
यहाँ पे आप देख सकते हो हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन मतलब बर्निंग हो रहा है, उसके बाद हीट एंड लाइट हो रहा है, उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा रिलीज हो रहा है, इसको कॉम्बशन बोलेंगे। ठीक है, कॉम्बशन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स विल जनरली गिव इट अ क्लीन फ्लेम while unsaturated hydrocarbons compounds will give a yellow flame। ये याद रखेंगे, ठीक है। सैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन है ये जनरली बर्निंग के टाइम में फ्लेम जो होता है इसका क्लीन होता है, लेकिन अनसैचुरेटेड में क्या होता है, यहाँ पर येलो फ्लेम में देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद हाउएवर लिमिटिंग द सप्लाई ऑफ द एयर रिजल्ट द इनकम्प्लीट कॉम्बशन एंड इवन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन गिव्स अ सूटी फ्लेम। जो कभी लिमिटेड अमाउंट ऑफ एयर कभी मिलेगा तो उसमें क्या होगा, कॉम्बशन जो होगा इनकम्प्लीट होगा एंड जो फ्लेम होगा उस टाइम पे सूटी फ्लेम का होगा। उसके बाद ऑक्सीडेशन कार्बन कंपाउंड्स कैन इजीली ऑक्सीडाइज हो सकता है। जैसे ऑक्सीडेशन का जो भी कंडीशन होगा उसके लिए H+ एंड KMnO4 लगता है, और उसके अलावा K2CrO7 भी लग सकता है। तो इसका जो इथेनॉल कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन हो जाएगा मतलब ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन की एडिशन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो एक ऑक्सीजन था और एक ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड हो गया, तो इसका जो भी फॉर्मेशन होगा ये इथेनॉल से किस में कन्वर्ट हो गया, इथेनोइक एसिड, एंड इस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन बोलेंगे। उसके बाद एडिशन में क्या होगा, यहाँ पे एडिशन में हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, ठीक है। निकल कैटलिस्ट की मदद से एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, एडिशन प्रोसेस में। यहाँ पे क्या होगा, निकल कैटलिस्ट की मदद से ये जो डबल बॉन्ड होगी ये ब्रेक करके यहाँ पे एक हाइड्रोजन लग जाएगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लग जाएगा। तो हाइड्रोजन के लगने की वजह से ये क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड हो जाएगा। सैचुरेटेड मतलब हर एक में यहाँ पे सिंगल बॉन्डेड में कनेक्टेड है, ठीक है। द रिएक्शन इज कॉमनली यूज टू हाइड्रोजिनेशन बोलेंगे। हाइड्रोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन की एडिशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन जैसे ऑक्सीजन का एडिशन होता है, सिमिलरली हाइड्रोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन की एडिशन of the vegetable oil and using a nickel catalyst. Vegetable oil generally have long unsaturated carbon chain while animal fats have the saturated carbon chain, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, जो हाइड्रोजन होता है ये एक एक करके हाइड्रोजन यहाँ से हट जाएगा, और Br जो है ये ब्रोमीन एक एक करके ऐड हो रहा है, ठीक है। तो मीथेन है, ब्रोमीन है, तो ब्रोमो मीथेन होगा, उसके बाद हाइड्रोजन ब्रोमाइड होगा, ठीक है। तो ऐसे करके सब्स्टिट्यूट हो रहा है। सब्स्टिट्यूट क्या होगा, हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूट होगा, एंड यहाँ पे यूवी जो लाइट है इसके प्रेजेंस में पूरा रिएक्शन होगा, ठीक है। ये कुछ कार्बन कंपाउंड्स के कुछ रिएक्शंस के बारे में यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ पे क्या होगा, हमारा चैप्टर खत्म हो गया पूरा। हाइड्रोकार्बन, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पूरा हर एक के ऊपर हम लोगों ने बात कर लिया, ठीक है। तो कुछ और इसमें ज़्यादा नहीं देखेंगे, तो इतना ही सारा ही क्वेश्चंस वगैरह आता है। फंक्शनल ग्रुप के ऊपर एक बार देख लेना कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है और किसका क्या प्रॉपर्टीज है फंक्शन से हर एक के ऊपर, ठीक है। उसके बाद एडिशन रिएक्शन, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में भी हम लोगों ने अच्छे से बात किया, ठीक है। अच्छा, तो ये पूरा चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिजिक्स का लेक्चर रहेगा, इसके बाद साउंड का, उसका भी PPT रेडी है, तो उसका क्लास में 1-2 दिन में आ जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट। और उसके बाद 2-4 लेक्चर और रहेगा, फिर केमिस्ट्री एंड फिजिक्स दोनों कंप्लीट हो जाएगा, एंड बायोलॉजी 2-4 लेक्चर बायोलॉजी के और लगेगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना क्लास के PDFs के लिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।